हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाता है जीएसटी के अंदर। जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना। चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, किस तरीके से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना होता है जीएसटी के अंदर। ओके जी। अच्छा गाइज, एक चीज मैं बता दूं, अभी तक हमने काफी सारे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस को पढ़ा था और अपनी लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सप्लाई, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सप्लाई बताया था, तब आपके कुछ आईजीएसटी के सेक्शन से भी रूबरू कराया था। मैंने आपको आईजीएसटी के कुछ सेक्शन नंबर 16 था जो कि बताता था जीरो रेटेड सप्लाई कैसे निकाली जाती है, इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेक्शन नंबर 6, 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, वो हमने पढ़ा था। आज भी प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो आईजीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन होते हैं, वो सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है, वो हमारे आईजीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन है। तो आज जितने भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे वो सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो आईजीएसटी एक्ट के हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये नोट्स हैं, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिलेंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा टॉपिक आज का है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकालनी है आपको अंडर जीएसटी। इसको प्यार से कभी कभी पीओएस भी बोला जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताता हूँ कौन कौन से सेक्शंस आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन नंबर 10। अब ये जो सेक्शन है ना, ये सारे के सारे सेक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर डिफाइन है, आईजीएसटी के अंदर। सो ये हमारा आईजीएसटी एक्ट 2017 उसके सारे के सारे ये सेक्शन है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 10 जो हमारा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो है वो गुड्स से रिलेटेड है, ये दोनों ही सेक्शन हमारे गुड्स से रिलेटेड हैं, सेक्शन 10 एंड सेक्शन नंबर 11। बस एक डिफरेंस है, सेक्शन 10 जो है वो है अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसको बोल सकते हैं जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होती है, जो डोमेस्टिक गुड्स की ट्रांजैक्शन होती है, सर्विसेज नहीं। सेक्शन 10 ओनली गुड्स को, तो जो गुड्स की ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक होती है यानी हमारी कंट्री के अंदर होती है, वो सेक्शन 10 के अंदर कवर होता है। और सेक्शन 11 जो कवर होता है वो कवर होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड। सर लेकिन एक चीज़ बताओ, पहले आपने सेशन स्टार्ट कर दिया, आज आपने ये नहीं समझाया कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकालते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी लॉ मेकर्स को लिखने की। देखिए जब कल हम समझ रहे थे जीएसटी का पैटर्न क्या होता है। जीएसटी का पैटर्न वैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि अगर सेम स्टेट की सप्लाई होती है तो वहाँ उसको बोला जाता है, कौन सी सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन डिफरेंट स्टेट की सप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं, मतलब एक जगह कल हमने पढ़ा था ना इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान करो अपना लास्ट वाला सेशन जब मैं आपको समझा रहा था तब मैंने आपको ये वर्ड यूज किए थे, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जब दो डिफरेंट स्टेट में है या फिर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, उस सप्लाई को बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। सर लेकिन फर्क क्या पड़ेगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट से, आपको पता है? इंटर स्टेट अगर कोई सप्लाई है तो वहां पर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, इंट्रा स्टेट अगर कोई सप्लाई है तो वहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो हमको इस क्लासिफिकेशन के लिए दो चीजें चेक करनी होती हैं। एक तो होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, कल बताया था मैंने, कल के सेशन में दिखा देता हूं आपको। एक तो भूल बहुत जल्दी जाते हो आप, कोई चीज़ दिमाग में नहीं रखते हो। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था जो हमारा टाइप्स ऑफ सप्लाई था। टाइप्स ऑफ सप्लाई जब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर हमने पढ़ा था इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। लो जी लो आ गया हमारा, इसको जरा ध्यान करो, ये कल की क्लास का रिवीजन करा रहा हूं मैं दोबारा से आपको। इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, सर क्या फर्क पड़ेगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई से? अगर एक सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहां पर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी।
लेकिन वहीं पर अगर एक सप्लाई सेक्शन 8 के अंदर कवर हो जाती है, आईजीएसटी के अंदर कवर हो जाती है, तो उसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। ये आईजीएसटी का लॉ है ना, आईजीएसटी का एक्ट है ना, तो आईजीएसटी ये थोड़ी बोलेगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात तो हमको सीजीएसटी के सेक्शन नंबर 9 के अंदर लिखी हुई मिली है ना, सेक्शन 9 पढ़ लिया ना। तो भाई यहाँ पर सेक्शन 8 ये नहीं बोलता कि यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यहाँ पर सेक्शन 8 ये बोलता है कि यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब आईजीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा तो क्या चार्ज किया जाएगा? जब सेम स्टेट में सप्लाई होती है तो क्या चार्ज किया जाता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहाँ पर आईजीएसटी। लेकिन ये आइडेंटिफाई आप कैसे करते हो? हमको ये देखना होता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, अब इसको ध्यान से देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों के बीच में ही तो हमको देखना होता है कि ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर निकालना बहुत ईजी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती कि सप्लाई कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, यहाँ पर कोई इशू नहीं आते, यहाँ पर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। ये चीज़ मुझे आपको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी मैंने आपको गुड्स भेजी तो मैंने कहाँ से भेजी? जो मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई है वहाँ से भेजी, तो वहाँ पर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। कॉम्प्लेक्सिटी आती है जो दूसरी चीज़ होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हमारा आज का टॉपिक है, मैंने आपको बताया भी था। ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये हम आज नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है। और प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल कर ही आपको पता चलेगा कि वो एक इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। अगर वो एक इंटर स्टेट सप्लाई है तब आप वहां पे आईजीएसटी चार्ज करेंगे, अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेंगे। ऑब्जेक्टिव समझ में आया? क्यों हम समझ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमको क्लासिफाई करना उस सप्लाई को कि वो क्या है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। समझ में आया पॉइंट? चलिए आ जाइए प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। अब चलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी के कौन कौन से सेक्शंस के अंदर डिफाइन है उसको जरा समझ लीजिए। आईजीएसटी के सेक्शन नंबर 10 और 11 गुड्स से रिलेटेड होता है। सेक्शन 10 डोमेस्टिक गुड्स, सेक्शन 11 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सेक्शन नंबर 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, 12 और 13 जो होते हैं ये सर्विसेज के लिए होते हैं। सेक्शन 12 होता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन इंडिया, एंड सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर आउटसाइड इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे पे प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट हैं, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना है। चलिए समझते हैं एक नए कंसेप्ट को, जो कि है बिल टू शिप टू मॉडल या बिल टू शिप टू कंसेप्ट, जो कि जीएसटी के अंदर होता है। क्या होता है ये बिल टू शिप टू कंसेप्ट? इसको जरा मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। एग्जांपल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये कंसेप्ट, बिल टू शिप टू मॉडल, जो कि जीएसटी के अंदर होता है। जीएसटी के मॉडल को पहले साइड रखते हैं, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखिए मिस्टर एस हैं जो कि एक सप्लायर हैं, दिल्ली से गुड सप्लाई करते हैं, दिल्ली में इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है मिस्टर एस का, जो कि एक सप्लायर है। ठीक है, मिस्टर बी जो कि वेस्ट बंगाल में इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है मिस्टर बी का वो वेस्ट बंगाल में है, और मिस्टर एस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। राइट, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल अभी तक क्लियर है। मिस्टर बी का एक वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस है मिस्टर बी का, कहां पर? दिल्ली के अंदर मिस्टर बी का एक वेयर हाउस है, मिस्टर बी का एक वेयर हाउस। मिस्टर बी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन दिल्ली के अंदर उनका एक वेयर हाउस है। बिल्कुल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेयर हाउस आपका दिल्ली में हो सकता है। सो मिस्टर बी का वेयर हाउस दिल्ली के अंदर है। नाउ मिस्टर बी जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस तो वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने बोला कि मिस्टर एस आप एक काम करो, मुझे आपसे गुड्स खरीदनी है, लेकिन वो गुड्स आप मेरे को डायरेक्टली मत भेजो, मेरा माल जो है मेरे वेयर हाउस से गाड़ी आ रही है आज, एक काम करो मेरे वेयर हाउस में पहुंचा दो, मेरे वेयर हाउस में पहुंचा दो तो मेरे पास माल जल्दी आ जाएगा। बोलो जी बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है कि नहीं है?
मिस्टर बी ने मिस्टर एस को बोला कि मेरे को माल आपसे खरीदना है, लेकिन आप भेजोगे तो भाई आपका ट्रांसपोर्टर हो सकता है कल भेजे, परसों भेजे, टाइम लग सकता है। मेरे वेयर हाउस से डेली एक गाड़ी आती है, आप मेरे वेयर हाउस में माल पहुंचा दो, दिल्ली वाले वेयर हाउस में। मिस्टर सप्लायर दिल्ली का ही है, उसने बोला दिल्ली वाले वेयर हाउस में पहुंचा दो, वहां से मेरी गाड़ी डेली आती है, तो हमारी अपनी गाड़ी है, तो वहां से वेस्ट बंगाल में हमारे पास माल पहुंच जाएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। तो मिस्टर एस ने बोला ठीक है भाई, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो जैसा आप बोलोगे, मुझे जैसा आप बोलोगे मैं तो वैसा करूंगा, जैसी डायरेक्शन आप दोगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, डायरेक्शन आप दोगे ना। डायरेक्शन कौन दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है हमारा बायर। डायरेक्शन जो बायर है मिस्टर बी, बायर ने एक डायरेक्शन दी मिस्टर एस को, सप्लायर को, कि आप वो जो गुड्स है उसको मुझे मत भेजो, मेरा एक वेयर हाउस है दिल्ली के अंदर है, आपके पास में ही पड़ेगा, वहां पर जाकर के आप जो है माल दे दो, मेरे वेयर हाउस में जाकर के माल दे दो, लेकिन बिल मेरे को ही दे दो। अब बिल तो भाई ये बोलेगा, बिल तो आपके नाम पे ही कटेगा ना, क्योंकि आपने मेरे से गुड्स खरीदा, तो बिल आपके नाम पे कटेगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? बिल टू और शिप टू। देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली तो बिल टू और शिप टू एक ही होता है। जनरली जिसको आप बिल करते हो वही आपसे गुड्स मंगा रहा होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिल तो आप किसी और को दे रहे हो, मिस्टर बी जो कि बायर कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में माल नहीं भेज रहे, आप शिप कहाँ कर रहे हो? दिल्ली में ही शिप कर रहे हो, आप दिल्ली में ही गुड्स को शिप कर रहे हो। नाउ मुझे आंसर दीजिए, गुड्स का रिसीपेंट कहां पर है? तो गुड्स का जो रिसीपेंट है वो तो दिल्ली के अंदर है, लेकिन यहां पर हमको प्लेस ऑफ सप्लाई का एक सेक्शन समझना होता है। सेक्शन नंबर 10 डील करता है जब गुड्स की जो है ट्रांजैक्शन होती है विद इन इंडिया, होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 10 आईजीएसटी एक्ट का जो होता है वो डील करता है, वो यहां पर आता है और वो बोलता है। अब चलो पहले आप मुझे आंसर दो, आप सोचो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? देखो आपको क्या चार्ज करना है यहाँ पर, आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी, उसके लिए हमको निकालना पड़ता है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये निकालने के लिए हमको दो चीजें चेक करनी होती हैं, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट के अंदर होते हैं तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है और उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट के अंदर होते हैं तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है और उस पर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो दिल्ली से गुड्स, दिल्ली, देखो सप्लायर जो है वो मिस्टर एस है, दिल्ली का है वो, और जो रिसिपेंट है वो मिस्टर बी है, मतलब मिस्टर वी का वेयर हाउस में जो होगा, वो वेयर हाउस वाला पर्सन है, वो भी दिल्ली में है। अब एक बार को देखने में तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही सप्लायर है, दिल्ली में ही रिसिपेंट है। आप आंसर तो मुझे, गुड्स रिसीव किसने करी है? गुड रिसीव तो भाई दिल्ली में जो वेयर हाउस है वहां पर गुड्स रिसीव हुई ना। गुड्स कोई मिस्टर बायर, इन्होंने वेस्ट बंगाल वालों ने थोड़ी अभी रिसीव कर ली है, गुड्स तो रिसीव हुई है दिल्ली के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज इस ट्रांजैक्शन पर आप क्या लगाओगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाओगे या फिर आईजीएसटी लगाओगे? इसको आप क्या मानोगे? एक इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई? तो वो जानने के लिए हमको लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हमारी क्लियर है कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो तो हमारी दिल्ली है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल माने या प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माने, क्योंकि एक्चुअल में तो गुड्स जो रिसीव हुई हैं वो तो दिल्ली में हुई हैं, लेकिन जिसकी डायरेक्शन पर हुई है, मैं डायरेक्शन वर्ड को इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि इसी का यूज किया है लॉ मेकर्स ने डायरेक्शन वर्ड का ही यूज किया है। अब बताता हूं आपको सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है। सो सेक्शन नंबर 10 1B, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो है आईजीएसटी एक्ट का, मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये भी आईजीएसटी एक्ट का है।
ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ पर्सन गिविंग डायरेक्शन, और लॉ के अंदर, ये तो खैर शॉर्ट फॉर्म समरी में लिखा हुआ है, लॉ के अंदर भी यही वर्ड यूज किया है, द पर्सन हु डायरेक्ट, जो पर्सन डायरेक्ट कर रहा है, तो क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट पर्सन हु इज गिविंग द डायरेक्शन। तो जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, ये माना जाएगा कि गुड्स माना जाएगा, दैट मीन्स डीम्ड कर लिया जाएगा कि गुड्स जो है वो इसको रिसीव हुई है, गुड्स जो है वो इसको रिसीव हुई है, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई जो इसका होगा, जो इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, उसको मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेक्शन नंबर 10(1)(b ऑफ IGST एक्ट 2017 क्लियर करता है ये बात कि जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है और गुड्स ट्रांसफर वाला केस है, तो भले ही जो एक्चुअल रिसीपेंट है वो तो मेरा मिस्टर बी है जो दिल्ली के अंदर है, मतलब वेयर हाउस वाला पर्सन है जो दिल्ली के अंदर है, लेकिन क्या मान लिया जाएगा कि जिस पर्सन ने डायरेक्शन दी, मतलब मिस्टर बी ने जिसने डायरेक्शन दी, वो उसको गुड्स रिसीव हो गई हैं, ये डीम्ड कर लिया जाएगा, डीमिंग प्रोविजन डाल दिया, और यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो वेस्ट बंगाल हमारी आ जाएगी, वेस्ट बंगाल आ जाएगी। वैसे मेरे को आपको मोटिव मेरा आपको समझाने का बिल टू शिप टू मॉडल था, और बिल टू शिप टू ये होता है, लेकिन बिल टू शिप टू के अंदर आपको किस तरीके से जीएसटी चार्ज करना होता है, और ये प्रैक्टिकल बहुत इशू आ जाते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि सर ये बताओ क्या होगा, जो फर्म रजिस्टर है वो तो दिल्ली की है लेकिन माल जा रहा है हरियाणा में रजिस्टर है लेकिन माल आ रहा है दिल्ली में, तो ये होगा, आपको लगाना है सेक्शन नंबर 10(1)(b, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिसाइड करना है बिल के अंदर क्या लगेगा, CGST, SGST, IGST क्या चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस वाले केस में देखो डायरेक्शन जो दे रहा है मिस्टर बी वेस्ट बंगाल वाला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल। बताओ 2 डिफरेंट स्टेट्स हो गए, तो 2 डिफरेंट स्टेट्स हमारे हो जाते हैं, तो IGST एक्ट हमारा बोलता है कि वो एक इंटर स्टेट सप्लाई है, और इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर IGST लगाया जाता है। सो सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज दिल्ली and place of supply that is West Bengal is in 2 different states, so IGST shall be levy on the transaction। ये तो आपका एक कंसेप्ट मैंने छोटा सा समझाया, बिल टू शिप टू मॉडल, जो कि आपका भी थोड़ी देर में आएगा, हम सेक्शन 10 में भी पढ़ेंगे। सो गाइज ये था आपका कंसेप्ट बिल टू शिप टू मॉडल से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं, बिल टू शिप टू हमारा हो चुका है, अब अपने प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को सबसे पहले समझते हैं। सेक्शन नंबर 10 जो हमारा है, सेक्शन नंबर 10 जो हमारा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी गुड्स की बात करता है, पहले तो गुड्स की बात, और अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, यानी इंडिया के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई हैं खाली उनकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात हुई है। पहले वाले पॉइंट में जो बात हुई है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात हुई है। वेयर बाय द सप्लायर और रिसिपेंट और बाय एनी अदर पर्सन, किसी ने भी मूवमेंट ऑफ गुड्स किया हो, चाहे वो सप्लायर ने किया हो, चाहे वो रिसिपेंट ने किया हो, चाहे किसी एनी अदर पर्सन ने किया हो, चाहे मैं गुड्स लेकर के आपके घर पे दे आया, चाहे आप मेरे घर पे आ गए गुड्स को लेने के लिए, चाहे मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को, एनी अदर पर्सन किसी ट्रांसपोर्टर को दे दिया गुड्स आपके घर तक पहुंचाने के लिए, सो उससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही यहां पर कवर है। मूवमेंट ऑफ गुड्स ये इंपॉर्टेंट है कि गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए, मतलब एक जगह से गुड्स उठ करके दूसरी जगह पर गई है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। ठीक है, दिल्ली से मैंने गुड्स भेजी है, कहाँ पर, बिहार में। दिल्ली से मैंने गुड्स भेजी हैं बिहार में, मैंने एक ट्रांसपोर्टर को गुड दी, तो क्या ट्रांसपोर्टर इंक्लूड होगा? बिल्कुल, एनी अदर पर्सन। ट्रांसपोर्टर वाला अपनी गड्डी निकाली, उसने गड्डी में मेरा माल भरा और गड्डी लेकर के चल दिया। वो दिल्ली से पहले पहुंचा हरियाणा, हरियाणा से पहुंचा फिर क्या आएगा, बिहार जाने का रास्ता बताओ, उत्तर प्रदेश आएगा शायद। अब देखो वो मुझे थोड़ा सा, मेरे को माफ़ करना, मुझे नहीं पता क्या आएगा कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कम करता हूँ। तो दिल्ली से गड्डी चली, गड्डी गई हरियाणा, हरियाणा से जाएगी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जाएगी गड्डी बिहार, मध्य प्रदेश भी आएगा बीच में,
मेरे को देखो नहीं पता एग्जैक्टली रोड का रास्ता क्या होगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना ये है कि दिल्ली से बिहार तक माल पहुंचने में 3 या 4 स्टेट आ जाएंगे, 3 या 4 स्टेट आ गए बीच में। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, मैंने गुड्स भेजा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है, क्लियर, यहां तो कोई इशू नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या होगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है तो CGST SGST लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, बिहार है या कोई और स्टेट है तो वहां पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। और यहां पर भी हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कोई सा भी स्टेट हो, ऐसा नहीं है कोई सा भी स्टेट हो भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई हमको निकालनी है तो ये एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि यूपी बिहार के जो बीच में पड़े हमारे हरियाणा, कौन सा स्टेट है प्लेस ऑफ सप्लाई, बताइए, आंसर दीजिए। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पहला वाला पॉइंट जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसको ध्यान से समझिए। लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient। समझ में आया आपको, मैं समझा देता हूं। तो भैया लॉ मेकर्स ये बोलना चाहते हैं कि वो गुड्स जहां पर टर्मिनेट होगी, हरियाणा से होकर जा रही है, राजस्थान से होकर जा रही है, या मध्य प्रदेश से होकर जा रही है, उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुड्स रिसिपेंट को जब मिलेगी, जब वो टर्मिनेट का मतलब होता है उसको उतारा जाएगा रिसिपेंट को देने के लिए। टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट, टर्मिनेट फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपेंट। जब उस गुड्स को उतारा जाएगा ना रिसिपेंट को देने के लिए, उस प्लेस को माना जाएगा कि वो प्लेस हमारा क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो मैंने आपको क्या बताया था एग्जांपल में, बिहार में मुझे गुड्स सेल करनी है, तो बिहार में जब वो गुड्स उतारी जाएंगी, जब उस पर्सन को दी जाएंगी, तो वो बिहार का जो वो वाला लोकेशन होगी उसको बोला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब बिहार जो होगा वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दिल्ली, तो क्या लगेगा यहाँ पर, IGST लगाया जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल में ट्विस्ट लाते हैं, मान लीजिए बिहार पहुंचने से पहले यूपी में ही गाड़ी जो है मेरी डोल रही थी, जो ड्राइवर था गाड़ी का वो थोड़ा सा वो भी डोल रहा था, और डोलते डोलते हुआ क्या, ट्रक पलट गया। तो ट्रक पलटने की वजह से एक दुर्घटना हो गई, तो ट्रक पलटने की वजह से हमारा गुड्स सारा, मतलब ड्राइवर बच गया, ड्राइवर को देखो कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर की बात कभी बाद में करेंगे, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ड्राइवर को समझना नहीं है, ड्राइवर भी बच गया, खैर गलती ड्राइवर की थी। सो गुड्स हमारा जो है वो टर्मिनेट हो गया उत्तर प्रदेश में। मेरा मेन मोटिव आपको ये समझाना है कि भाई माल दिल्ली से बिहार जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गुड्स टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, उसको उतारा गया। तो मान लीजिए वहां पर उतार दिया गया, कहां पर, अब भाई गाड़ी पलटी है तो माल लदा थोड़ी रहेगा, माल को उतारा जाएगा ना, तो माल को उत्तर प्रदेश में उतार दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश को मैं मान लूं प्लेस ऑफ सप्लाई, बताइए, आंसर इज नो, क्योंकि इसको दोबारा से पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं आपको। टर्मिनेट गुड्स भी है और उसके आगे भी तो कुछ लिखा है, फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट। क्या उत्तर प्रदेश में रिसिपेंट है, क्या रिसिपेंट को देने के लिए उतारा जा रहा है माल, नहीं, माल तो उतारा जा रहा है जिससे कि एक दूसरे ट्रक में भरा जा सके। गुड्स तो टर्मिनेट हुई हैं लेकिन वो डिलीवरी के लिए नहीं हुई, वो दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुई हैं, ठीक है। सो वहां से माल को उतार के दूसरे ट्रक में चढ़ाया जाएगा, और जब वो बिहार में, यानी जब रिसिपेंट के पास गुड टर्मिनेट होगी, उस प्लेस को ही बोला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी हमारे केस में बिहार। तो बिहार होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी दिल्ली और बिहार दो डिफरेंट स्टेट है, वहां पर IGST लगाया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ओके सर, पॉइंट क्लियर है पहला हमारे को। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, चलिए सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, इसको समझिए ध्यान से। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। सर ये पॉइंट तो कुछ पढ़ा सा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि डायरेक्शन तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या ये वही चीज है? यस, ये वही चीज है। So where the goods are delivered to the recipient or any other person, recipient या किसी और पर्सन को, एनी पर्सन को, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द
थर्ड पर्सन। नाउ रिसिपेंट हमारे केस में कौन था? गुड्स रिसीव जिसको होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाता हुआ आ रहा हूं, जो गुड्स सप्लाई करता है उसको सप्लायर बोलते हैं, जो गुड्स और सर्विस रिसीव करता है उसको रिसिपेंट बोलते हैं। हमारे वाले एग्जांपल में जो मैंने आपको दिया था, रिसिपेंट कौन था? मिस्टर बी का वो वेयर हाउस वाला पर्सन जो था, जो दिल्ली के अंदर था, वो रिसिपेंट था। यानी जो दिल्ली के अंदर वेयर हाउस था वो रिसिपेंट था। और थर्ड पर्सन कौन था? डायरेक्शन किसने दी? डायरेक्शन दी थी थर्ड पर्सन ने। थर्ड पर्सन कौन था हमारे केस में? थर्ड पर्सन था वो जो बिहार में बैठा हुआ था, मिस्टर बी। मिस्टर बी जो बिहार में जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस था, वो थर्ड पर्सन था। डायरेक्शन उसने दी थी बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अदरवाइज। तो उस केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच थर्ड पर्सन, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। यानी जो मिस्टर बी हैं, जो बिहार में रहते हैं, उनकी लोकेशन को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? और यही हमने वहां पर पढ़ा था, और इसी लॉ के अकॉर्डिंग, इसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग मैंने आपको वहां पर आंसर दिया था। और ये कहां पर डिफाइन है? 10(1)(b) के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आइए थर्ड पॉइंट समझते हैं। वेयर देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय सप्लायर और बाय द रिसिपेंट। मतलब अब जो थर्ड पॉइंट है ना, यहां पर कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। देखो पहला पॉइंट वो हमारा वो है जब गुड्स मूव हो रही है, चाहे उसको सप्लायर मूव करे, चाहे रिसिपेंट मूव करे, चाहे कोई थर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टर उसको मूव कर रहा है, तो वो पहले पॉइंट के अंदर कवर हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, ये बिल टू शिप टू वाला कंसेप्ट होता है। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट होता है? ये हमारा बिल टू शिप टू वाला कंसेप्ट ये होता है। थर्ड पॉइंट हमारा वो है जब गुड्स की मूवमेंट नहीं होती। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि गुड्स की मूवमेंट ही नहीं हुई और सेल हो गई? चलिए आपको लेके चलता हूं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। मैंने पहले भी शायद आपको एक बार बताया था इसके बारे में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर काफी टाइप की डिलीवरी होती है। उसी में से एक डिलीवरी, एक तो होती है, देखो मैं बता ही देता हूं, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब जब गुड्स जो है वो रिसिपेंट के पास पहुंचाई जाती है, उसको बोला जाता है एक्चुअल डिलीवरी। एक होती है हमारी उसी में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, जिसको प्यार से बोला जाता है डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी उसको बोला जाता है। उसमें होता क्या है सर? उसमें ये होता है कि जो माल है वो माल एक्चुअल में पर्सन को नहीं दिया जाता। मेरा एक वेयर हाउस है, मेरे वेयर हाउस में कोल्ड स्टोर होता है ना, कोल्ड स्टोर। मान लो कोल्ड स्टोर में मेरा जो है वो मेरा माल पड़ा हुआ है, मेरी जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर की है और वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़ी हुई है। तो मैंने वो माल किसी को बेचा, लेकिन अब मैं माल निकालूंगा और उस तक पहुंचाऊंगा तो हो सकता है चीज खराब हो जाए। तो मैंने उससे बोला भाई एक काम करो, आपको ये गुड्स खरीदनी है, मैं एक काम करता हूं, इनवॉइस आपके नाम का काट के दे देता हूं और आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे देता हूं कि ये गुड्स जो मेरी थी वो मैं अब किसकी हो जाएगी? वो अब आपकी हो जाएगी। तो वो उस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी। तो उस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू जो डिलीवरी होती है उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कहने का मतलब क्या, वहां पर सर सेल होती है? बिल्कुल, उसको भी सेल बोला जाता है क्योंकि मैंने प्रॉपर इनवॉइस इशू किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन गुड्स मेरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मेरा वेयर हाउस के अंदर ही वो गुड्स पड़ा हुआ है, लेकिन उसका मालिक चेंज हो गया। पहले उसका मालिक मैं था, अब उसका मालिक कोई और पर्सन हो गया जिसने मेरे से वो माल खरीद लिया। मतलब वहां पर गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई। गॉट द पॉइंट? तो गुड्स की मूवमेंट वहां पर नहीं हुई, लेकिन जो गुड्स का ओनर है, जो टाइटल है, मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूं थोड़ी सी, तो जो टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन उसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है। उसकी इस डिलीवरी को क्या बोला जाता है लॉ के अंदर? इस डिलीवरी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी। तो वो वाला केस है यहां पर जहां पर नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हुई है। सो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। सर ये क्या बात हुई, ये क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। मान लीजिए, अब आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हमारा दिल्ली के अंदर ऑफिस है और दिल्ली के अंदर ही हमारा वो कोल्ड स्टोर है। जो मैं आपको कोल्ड स्टोर का एग्जांपल दे रहा हूं वो दिल्ली में नहीं है, उसको मान लेते हैं वो हमारा हरियाणा के अंदर है। दिल्ली के अंदर तो एग्जाम्पल इजी हो जाएगा ना, एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है। तो भाई दिल्ली में हमारा ऑफिस है, लेकिन हमारा जो माल रहता है वो हरियाणा में एक हमारा कोल्ड स्टोरेज है, हरियाणा के कोल्ड स्टोरेज में हमारा माल रहता है, राइट?
मैंने जिसको माल बेचा, मैंने जिसको अपना हरियाणा के अंदर रखा, मैं दिल्ली का पर्सन हूं, दिल्ली के पर्सन ने जो, एक्चुअल में भी मैं दिल्ली से ही हूं वैसे, अगर आपको नहीं पता तो। सो दिल्ली में ही हमारा ऑफिस है, दिल्ली में हमारा प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई है, लेकिन हमारा जो वेयर हाउस है वो हरियाणा के अंदर है, जो हमारा गुड्स पड़ा हुआ है वो हरियाणा के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन जिसको हमने बेचा ना माल, वो भी दिल्ली का ही पर्सन है। यानी मैं भी दिल्ली का, तू भी दिल्ली का, चल दिल्ली दिल्ली करते हैं। सो हम दोनों पर्सन दिल्ली के ही हैं, लेकिन हमारा माल कहीं कहाँ पड़ा हुआ है, हरियाणा में पड़ा हुआ है। लोकेशन ऑफ सप्लायर बताओ। लोकेशन ऑफ सप्लायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लोकेशन क्या है, दिल्ली मेरी लोकेशन है, लेकिन लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बताओ, रिसिपेंट की लोकेशन क्या है, उस वहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई लोकेशन ऑफ रिसिपेंट तो दिल्ली है, लेकिन जो माल रखा है वो तो हमारा वहाँ रखा है, कहाँ पे, वेयर हाउस के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो वहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यानी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुई, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सच गुड्स, लोकेशन ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। जब मैंने उसको माल बेचा, जब मैंने मिस्टर बी को माल बेचा, तो उस टाइम पर गुड्स कहाँ थी, आंसर दो। गुड्स थी मेरी हरियाणा के वेयर हाउस में। तो उस गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, भले ही जिसको मैंने माल बेचा। अब आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो, मैं भी दिल्ली का, तू भी दिल्ली का, और फिर भी लग जाएगा इसमें IGST। मैं देखो, सप्लायर भी दिल्ली का और तुम भी दिल्ली का जो माल खरीद रहा है, लेकिन तब भी उस पर IGST लग जाएगा। क्यों IGST लग जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, वो आएगा लोकेशन ऑफ सच गुड्स, और लोकेशन ऑफ सच गुड्स जो है वो हरियाणा में है, गुड्स मेरी हरियाणा में रखी हुई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा हरियाणा निकल करके आएगा। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट क्लियर हो गया जी सर, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हरियाणा निकल के आएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारी दिल्ली निकल करके आएगी। सो दिल्ली से हरियाणा दो डिफरेंट स्टेट हो जाते हैं, यहाँ पर IGST चार्ज कर लिया जाएगा, क्योंकि एक इंटर स्टेट सप्लाई है। कौन सी सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है। पॉइंट समझ में आया। अब कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ रहे हो इस पॉइंट की, कि क्यों ज़रूरी है हमको ये समझना प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जब तक नहीं समझोगे तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप तो भाई किसी नॉर्मल किसी पर्सन से पूछोगे कि क्या है ये, वो तो बोल देगा भाई यहाँ तो CGST IGST लगा लो, जो बेच रहा है वो भी दिल्ली का, जो खरीद रहा है वो भी दिल्ली का। लेकिन भैया जब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, जब गुड्स की मूवमेंट नहीं होती, तो डिलीवरी के टाइम पर जहाँ पर गुड्स रखी होती हैं वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बोलिए पॉइंट क्लियर है जी सर, पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमारा हमको क्लियर हो चुका है बिल्कुल। चलो जी, थर्ड क्लियर हो गया तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। इंस्टॉल्ड एट साइट, इंस्टॉल्ड एट साइट। इसका एग्जांपल देते हैं। मेरी कंपनियां लिफ्ट बनाती है और लिफ्ट की इंस्टॉलेशन करती है, लिफ्ट बना करके उसकी इंस्टॉलेशन करती है। हमारा बिजनेस कहाँ है, हमारा बिजनेस दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में हमारा NSP के अंदर NSP एक जगह है, वहां पर हमारा ऑफिस है, और लिफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं और उसकी असेंबली हम करते हैं। बोलिए जी कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक ऑर्डर आया, हमारे पास ऑर्डर कहाँ से आया, आसाम से एक ऑर्डर आया है हमारे पास। GST की मुझे एक अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है वैसे, बहुत अच्छी चीज़। जब पुराने टाइम पे वैट हुआ करता था ना, तो वैट के टाइम पे खैर हम सीख रहे थे। उस टाइम पे हम खैर पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ाता था उस टाइम पे, हम सीख रहे होते थे, हमारी ट्रेनिंग चलती थी CA के अंडर। तो उस टाइम पे जो है, मतलब वैट के अंदर एक गंदी चीज़ क्या थी ना, कि आपको बस एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो एक स्टेट तक, आप एक स्टेट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। CST था, लेकिन CST इतना कोई ज़्यादा वो, मतलब बहुत चीज़ें ना उठ पटांग हुआ करती थी उस टाइम पे। GST की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भाई आप पूरे इंडिया को कवर कर सकते हो। आज हो सकता है आप मेरे सेशन देख रहे हो, आप दिल्ली में बैठे हो सकता है आप UP में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, महाराष्ट्र में बैठे हो सकता है साउथ के किसी स्टेट में बैठे हो। वैसे हिंदी शायद समझ में, पता नहीं साउथ के स्टेट को थोड़ा सा वहाँ दिक्कत हो जाती है, बट नेवरदलेस पूरे इंडिया में GST जो है ना वो ओवरऑल एक तरीके से काम करता है। यानी जो चीज़ मैं आपको दिल्ली के पर्सन को पढ़ाऊंगा वही सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी महाराष्ट्र के पर्सन में। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है इसकी GST की मुझे। देखिए, सो इंस्टॉलेशन एट साइट, इंस्टॉलेशन साइट की होगी भाई। लिफ्ट ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से इंस्टॉल करके भेज दूंगा, वो तो उनकी बिल्डिंग में होगी, बिल्डिंग को तो मंगा नहीं सकता, बिल्डिंग में जाकर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, साइट पे जाकर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। आसाम में एक साइट थी और वहाँ से मेरे पास ऑर्डर आया किस चीज़ का, लिफ्ट का। और लिफ्ट, खाली लिफ्ट नहीं खरीदते वो, लिफ्ट की पूरी इंस्टॉलेशन भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। सो भाई
वेयर गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट, तो मेरी वो जो गुड्स है, मेरी जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट वहां पर जाकर इंस्टॉल हो रही है, वहां पर जाकर इंस्टॉल हो रही है। तो उसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या होगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल, असेंबल्ड और इंस्टॉल। मान लीजिए दिल्ली में हमारा ऑफिस है, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, दिल्ली में हमारा ऑफिस है और हमारे पास जो ऑर्डर आया वो गुड़गांव से आया। गुड़गांव कहाँ पे पड़ता है, वैसे अब गुरुग्राम हो चुका है वो। सो गुरुग्राम जो पड़ता है वो हरियाणा का एक सिटी है, हरियाणा की एक सिटी है, एनसीआर के अंदर पड़ती है, बट गुरुग्राम हरियाणा में है। तो जिस पार्टी से मुझे ऑर्डर आया वो गुरुग्राम के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है। हरियाणा से मेरे पास एक ऑर्डर आया कि आप एक काम करो, दिल्ली में हम एक ऑफिस ओपन करवा रहे हैं, उस ऑफिस में हमको लिफ्ट लगवानी है। हरियाणा के एक पर्सन का दिल्ली के एक पर्सन को ऑर्डर आया कि दिल्ली में एक लिफ्ट इंस्टॉल करवानी है। मैंने कहा हो जाएगी, दिल्ली में जाकर के उनकी साइट पे जाकर के मैंने लिफ्ट इंस्टॉल करवा दी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आया कि मैं बिल रेज करने के लिए गया, मैं बिल बनाने के लिए गया। मैंने कहा भाई जिसने लिफ्ट लगवाई है वो तो हरियाणा का है, मैं दिल्ली का हूं, एक काम करता हूं IGST लगा देता हूं। बोलो, मैं दिल्ली का हूं और जिसने मेरे से लिफ्ट लगवाई है वो तो हरियाणा का है, डिफरेंट स्टेट हो गए। एक काम करता हूं IGST लगा देता हूं। बताओ क्या वो IGST करेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब गुड्स इंस्टॉल एट साइट होती है तो वहां पर जहां पर गुड्स इंस्टॉल होती है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो भले ही जिसने मुझे ऑर्डर दिया वो हरियाणा का है, लेकिन दिल्ली की अपनी ब्रांच के अंदर अगर वो क्या करवा रहा है, दिल्ली की ब्रांच के अंदर अगर वो करवा रहा है क्या, इंस्टॉलेशन, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दिल्ली ही आ जाएगा। समझ गए? अब दिल्ली की जगह आप अपना स्टेट डालें ना। देखो मैं थोड़ा दिल्ली से हूँ इसलिए दिल्ली ज़्यादा मेरे मुंह में आता है, बट हर जगह सेम ही तरीका चलेगा। कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे? कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ कि भाई भले ही वो पर्सन हरियाणा का है लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, CGST और SGST लगा दिया जाएगा। देख रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई का जादू समझ रहे हो? जादू नहीं, इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऊपर वाले एग्जाम्पल पे हम समझ के आए थे कि दोनों पर्सन दिल्ली के हैं, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और जो जिसने ऑर्डर दिया वो दोनों पर्सन दिल्ली के, फिर भी उस पर IGST लग गया क्योंकि हमारा जो वेयर हाउस था वो वेयर हाउस हमारा हरियाणा में था, इसलिए IGST लग गया। इस वाले एग्जांपल में समझा हमने, जहां पर हमको लिफ्ट इंस्टॉल करनी थी कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो दिल्ली है और जो रिसिपेंट जिसने ऑर्डर दिया वो हरियाणा का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर CGST SGST लग गया। क्यों? क्योंकि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई ने बोला है प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। प्लेस ऑफ सप्लाई की पावर को समझ रहे हो आप? CGST और SGST को IGST में बदल नहीं देता, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, चलिए दिमाग में आपके क्वेश्चन ये ना सर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं समझा ही देता हूं कि लॉ मेकर ने ऐसा लिखा क्यों, लॉ मेकर को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी गुड्स जहां पर कंज्यूम की जाएगी, जहां पर गुड्स होगी, जो गुड्स की फाइनल डेस्टिनेशन होगी, उस स्टेट को जो है वो रेवेन्यू जाएगा। मैंने जो सबसे पहला वाला एग्जांपल दिया था ना, जहाँ पर गुड्स की मूवमेंट होती है, वहाँ पर दिल्ली से सेल हुई थी बिहार को, तो गवर्नमेंट IGST लेगी। IGST में क्या होता है ना, IGST में दोनों का हिस्सा होता है, IGST में सेंट्रल का भी हिस्सा होता है और स्टेट का भी हिस्सा होता है। जो हमारा पहला वाला एग्जांपल था, जो ट्रेन नहीं थी, ट्रांसपोर्टर था, जो दिल्ली से वो जो गाड़ी चल करके बिहार गई थी, तो बीच में काफ़ी सारे स्टेट्स पड़े थे, तो बीच में वो वाले स्टेट्स भी हाथ मांगने लगे। सेंट्रल ने तो अपना आधा रख लिया, सेंट्रल ने अपना आधा हिस्सा रखा, आधा स्टेट हिस्सा किसको मिलेगा? तो GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इन सब के पीछे आप जो एक लॉजिक लगा दो, बस इन सब के पीछे एक लॉजिक लगा दो कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जो डेस्टिनेशन होगी उस गुड्स की, फाइनल डेस्टिनेशन,
फाइनल डेस्टिनेशन, मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ जो गुड्स जहाँ फाइनली जहाँ पहुँचेगी तो उस लोकेशन को बोला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि जो रेवेन्यू है वो किसको जाना चाहिए, पहले वाले केस में बिहार को जाना चाहिए ना, बिहार में गुड्स गई है तो रेवेन्यू बिहार को जाना चाहिए। इसीलिए लॉ मेकर्स ने चीज़ों को इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, जिससे कि जहाँ पर गुड्स एक्चुअल में कंज्यूम हुई है ना, वहाँ पर जो है उस स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए। तो जो IGST लगेगा वो IGST में आधा हिस्सा सेंट्रल का और आधा हिस्सा बिहार का होगा, क्योंकि बिहार में वो गुड्स फाइनली पहुंची है। ठीक है, अच्छा सर और दूसरे एग्जांपल्स में बताओ थोड़ा सा, मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूं आपको। जो मैंने ये दिया था, गुड्स की मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर लॉ मेकर ने बोल दिया कि जहाँ पर गुड्स रखी हुई हैं, यहाँ पर लॉ मेकर ने ये माना कि गुड्स जहाँ पर रखी हुई हैं वहीं पर कंज्यूम होंगी, इसीलिए उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। तो यहाँ पर IGST लगेगा ना, तो वो IGST दोनों को मिलेगा, यानी आधा मिल जाएगा, आधा तो सेंट्रल का हो गया, आधा जो है वो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट का हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर गुड्स इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, साइट लिफ्ट इंस्टॉलेशन की बात हो रही है। लिफ्ट कहाँ पर इंस्टॉल हुई, वो गुड्स फाइनली कहाँ पर कंज्यूम हुई, भाई दिल्ली के अंदर ही हुई ना, लिफ्ट मैंने दिल्ली के अंदर ही तो लगा, भले ही हरियाणा के पर्सन ने ऑर्डर दिया है, लेकिन वो जो लिफ्ट लगी है वो तो दिल्ली में ही लगी है ना, तो दिल्ली में लगी है, फाइनली डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बोल दिया गया। और इसीलिए CGST और SGST, तो यहाँ तो क्लियर ही है, CGST सेंट्रल का हो जाता है और SGST जो है वो दिल्ली का हो जाता है, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इस सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, माइंड में एक चीज रखो कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वही हमारी मानी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट देखिए, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस लाइक अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। चलिए भाई, ट्रेन से घूमने गए हो कभी, ट्रेन से घूमने गए हो आप, एक जगह से दूसरी जगह, बहुत जगह जाते होगे, गोवा वोवा घूमने जाते हैं या फिर और किसी जगह पर ट्रेन से आप घूमने गए होगे। तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में आपको खाने पीने की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक पेंटी कार का डिब्बा होता है, सुना हो अगर आपने कभी, तो वरना मैं बता देता हूँ। पेंटी कार का एक डिब्बा होता है जिसके अंदर इसकी सारी आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी, आपको खाने का मिलेगा, वेज पुलाव। मैं थोड़ी देर पहले घूमने गया था एक जगह, तो वहाँ पर मैंने वेज पुलाव खाया, कितने का दिया था, 130 रुपीज़ का वेज पुलाव, मतलब बिरयानी बोल सकते हो आप तरीके से, कोई बिरयानी बोलता है उसको, कोई वेज पुलाव बोलता है, उसमें कह रहा हूँ झगड़े में हम नहीं पड़ते। और वो इतनी ठंडी बिरयानी, भाई रेल का खाना तो मतलब जहर के बराबर है। अब खैर वो पॉइंट हमारा समझना नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि खाना आपको मिलता है और वो खाना कहीं बाहर से तो टपकता नहीं है, वो खाना भी कहीं ना कहीं से ऑन बोर्ड किया जाता है। अब वर्डिंग को ध्यान से समझना, वो खाना भी कहीं ना कहीं से ऑन बोर्ड किया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया मैं दिल्ली से गोवा जा रहा था ट्रेन से या फिर फ्लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, फ्लाइट में भी मिलता है, फ्लाइट में भी खाना मिलता है, और आप एयरक्राफ्ट आ गया, ट्रेन आ गया, मोटर व्हीकल आ गई। तो मोटर व्हीकल के अंदर तो खैर इतना ज़रूरत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी नहीं, क्योंकि मोटर व्हीकल में तो जो बंदा जा रहा है वो उतर के वहीं पे खा लेगा, वहाँ तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आती नहीं है। लेकिन ट्रेन में, वेसल में और एयरक्राफ्ट में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि भाई ट्रेन चली है दिल्ली से जाना है उसको गोवा, बीच में आएंगे कम से कम 6 से 7 स्टेट आएंगे, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी आ सकता है शायद। तो इतने सारे स्टेट आएंगे, कैसे निकालोगे कौन से स्टेट को जाएगा GST, बोलो क्या लगेगा उसके ऊपर, सॉरी CGST की, SGST की, IGST क्या लगाओगे। दिल्ली से चली एक गाड़ी, दिल्ली से गाड़ी चली, दिल्ली में सारा माल भर लिया गया, आगे गई, कम से कम 40-50 स्टॉप होते हैं बीच में, कहीं रुक रही है, कहीं चल रही है। अब भाई किसी ने खाना मंगाया अपना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, किसी ने खाना मंगाया महाराष्ट्र में, बताओ कैसे निकालोगे। एक लोग से पूछोगे कि बताओ आपने खाना कहाँ पे खाया, उतरने से पहले ये बताओ खाना कहाँ पे खाया, भैया GST लगाना है ना, दिल्ली में ही खाना खा लिया तो भैया CGST SGST लग जाएगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश में खाया तो भैया आपके ऊपर IGST लग जाएगा, महाराष्ट्र में खाओगे तो IGST लग जाएगा। तो ऐसे करोगे नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते सर, ये तो बहुत ही जटिल सी चीज़ होगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई है, तो इसको थोड़ा सिंपल बनाओ। लॉ मेकर्स ने क्या लिखा हुआ है, तो लॉ मेकर ने बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है, लॉ मेकर ने बहुत ही प्यारी बात लिखी है, बहुत ही प्यारी बात। क्या लिखा हुआ है कि प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस। मतलब सर, मतलब
जो सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली का है, दिल्ली से गाड़ी चल रही है, दिल्ली का एक सप्लायर है, उसने माल बनाया सारा भेलपुड़ी वेलपुड़ी और वेज बिरयानी वेज पुलाव बना के ट्रेन में चढ़ा दिया दिल्ली के अंदर ही। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है। प्लेस ऑफ सप्लाई लॉ मेकर्स ने बोला क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी मान ली जाएगी जहाँ पर गुड्स ऑन बोर्ड की गई हैं, जहाँ पर गुड्स ऑन बोर्ड की गई हैं। बताओ हमारे केस में गुड्स कहाँ पर ऑन बोर्ड की गई हैं, दिल्ली में ही की गई है ना, दिल्ली में ही की गई है। मान लीजिए हमारे एग्जांपल में एक पर्सन जो है महाराष्ट्र में जाकर, ट्रेन के अंदर ही है पर्सन, महाराष्ट्र के अंदर ट्रेन चल रही है, महाराष्ट्र आ चुका है, महाराष्ट्र में जाकर के उस पर्सन ने खाना खाया, महाराष्ट्र में जाकर के उस पर्सन ने खाना खाया। लेकिन अब अगर इस तरीके से हर पर्सन से आप पूछ तो सकते नहीं हो, तो लॉ मेकर ने इजी बनाने के लिए लिख दिया कि कहीं पर भी रास्ते में खाना खाओ यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर गुड्स ऑन बोर्ड हुई हैं, जहां पर गुड्स ऑन बोर्ड हुई हैं वहां मान लिया जाएगा कि वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो दिल्ली का सप्लायर था, दिल्ली में ये गुड्स ऑन बोर्ड हुई हैं, तो दिल्ली टू दिल्ली वहाँ पर CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। फिर चाहे आप महाराष्ट्र में खाना खाओ, चाहे आपकी गाड़ी गोवा पहुँच जाए, आप गोवा में खाना खाओ, चाहे बीच रास्ते में कहीं यूपी में हो वहाँ पर भी खाना खाओगे तो CGST SGST लगेगा, क्योंकि गुड्स जो है वो ऑन बोर्ड कहाँ पे ली गई है, दिल्ली में ली गई है, और दिल्ली में ही लोकेशन ऑफ सप्लायर है। बोलिए एग्जाम्पल क्लियर हुआ? जी सर, ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस लाइक अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमिन इन द टर्म्स ऑफ अबव प्रोविजन। अगर ऊपर प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपका जो है नहीं निकल पा रहा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उस केस में टू बी डिटरमिन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। कहाँ प्रिस्क्राइब किया हुआ है? रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। बी पॉइंट देखिए, सेक्शन 10 हमारा हो चुका है, थोड़ा हंस भी लिया करो, सेक्शन 10 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेक्शन 11 आ जाओ। सेक्शन 11 है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी यहाँ पर बात हो रही है, बात तो गुड्स की हो रही है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सो यहाँ पर गुड्स इंपोर्ट वाले केस में बोला है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर की जो लोकेशन, मैंने दिल्ली में मंगाया तो दिल्ली, मैंने चेन्नई में मंगाया तो चेन्नई जो है वो मान ली जाएगी क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। और एक्सपोर्ट के केस में तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया में कहीं भी जाए तो आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई अगर होती है, देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया और ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आउटसाइड इंडिया, उसको बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। कल ही तो पढ़ के आए थे सेक्शन नंबर 16, भूल जाते हो बहुत जल्दी, उसको बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है,